शुभ संध्या प्रिय श्रोताओं। फिर से मैं हूं एलेक्सियन, आपका कहानीकार, जादूगर और वफादार मित्र। मेरी अद्भुत पुस्तकालय में आपका स्वागत है। एक ऐसा स्थान जहां सबसे अद्भुत कहानियां जीवंत होती हैं। यहां अनंत पुस्तकों की अलमारियों के बीच हर कहानी केवल एक कहानी नहीं, बल्कि रहस्यों, रोमांचों और महत्वपूर्ण शिक्षाओं से भरी एक पूरी दुनिया है। आज मैं आपको एक छोटे कछुए की कहानी सुनाऊंगा जिसने असीम महासागर के पार एक महान यात्रा शुरू की। हम मिलकर समुद्र की गहराइयों में गोता लगाएंगे, जहां रहस्यमय जीव, चमकते कोरल और अप्रत्याशित खोजें हमारा इंतजार कर रही हैं। क्या आप इस रोमांच के लिए तैयार हैं? तो चलिए मेरी जादुई कंपास ले लेते हैं जो हमें मार्गदर्शन करेगा और शुरू करते हैं। एक गर्म उष्णकटिबंधीय समुद्र के दिल में कोरल रीफ के बीच एक छोटे कछुए का नाम ल्यूमी रहता था। ल्यूमी के पास एक हरा खोल था जिसमें सुनहरे पैटर्न थे जो धूप में कीमती रत्नों की तरह चमकते थे। वह जिज्ञासु और सपने देखने वाली थी, लेकिन उसने कभी उस आरामदायक लैगून को नहीं छोड़ा जहां उसका परिवार रहता था। हर दिन ल्यूमी एक बूढ़े कछुए मारा की कहानियां सुनती थी जो दूर के स्थानों के बारे में बताता था। पानी के नीचे की गुफाएं जहां क्रिस्टल चमकते थे, विशाल व्हेल जो गाने गाती थीं, और एक रहस्यमय स्थान जिसे महासागर का दिल कहा जाता था। इस स्थान के बारे में किंवदंती थी कि यह सभी समुद्री जीवन का स्रोत था, लेकिन किसी भी कछुए ने इसे कभी नहीं देखा था। एक दिन मैं महासागर के दिल को खोजूंगी, ल्यूमी ने आत्मविश्वास से कहा। यह एक खतरनाक यात्रा है छोटे, मारा ने उत्तर दिया, लेकिन यदि यह आपका निर्णय है तो याद रखें, सबसे महत्वपूर्ण बात है धाराओं का पालन करना और अपने दिल की सुनना। अगली सुबह जैसे ही सूरज समुद्र की सतह को रोशन करने लगा, ल्यूमी ने अपने परिवार को अलविदा कहा और अपनी यात्रा पर निकल पड़ी। एक महान रोमांच उसका इंतजार कर रहा था। ल्यूमी ने अपने यात्रा की शुरुआत पास के कोरल रीफ का अन्वेषण करके करने का फैसला किया। उसने सुना था कि वहां ज्ञानी समुद्री जीव हैं जो महासागर के रहस्यों को जानते हैं। रेत के समुद्री तल पर धीरे धीरे तैरते हुए उसने रंग बिरंगे कोरल को देखा जो प्रकाश की ओर बढ़ रहे थे, जैसे पानी के नीचे के पेड़। चमकीले मछलियां उसके चारों ओर चक्कर लगा रही थीं और दूर में उसने बड़े मछलियों के साए देखे जो पानी में ग्रेसफुली तैर रहे थे। ल्यूमी ने अपने दिल को खुशी और उत्साह से भरते हुए महसूस किया। उसे पता था कि कहीं आगे उसके सभी सवालों के उत्तर प्रतीक्षा कर रहे थे। जैसे ही ल्यूमी कोरल रीफ के साथ तैरते हुए रंग बिरंगी मछलियों और समुद्री तारों का आनंद ले रही थी, अचानक उसने खुशियों की हंसी सुनी। ये डॉल्फिन थीं। उन्होंने उसके चारों ओर घूमना शुरू किया, खेलते और पानी से कूदते हुए। नमस्ते छोटे कछुए, एक डॉल्फिन जिसका नाम स्पार्क था ने कहा। आप कहाँ जा रहे हैं? मैं महासागर के दिल की खोज कर रही हूं, ल्यूमी ने उत्तर दिया। यह दूर है, लेकिन हम आपको ग्रेट रीफ का रास्ता दिखा सकते हैं। वहां एक मजबूत धारा शुरू होती है जो आपको आपके लक्ष्य के करीब ले जाएगी। डॉल्फिनों ने ल्यूमी को रीफ के किनारे तक पहुंचाया, जहां पानी गहरा और अंधेरा हो गया। उन्होंने अलविदा कहा, उसे शुभकामनाएं दी और लहरों में गायब हो गए। धारा का अनुसरण करते हुए ल्यूमी एक पानी के नीचे की गुफा के प्रवेश द्वार पर पहुंची। भीतर सब कुछ एक नरम नीली रोशनी में चमक रहा था। ये चमकती जेलीफिश थीं जो छोटे लालटेन की तरह तैर रही थीं। आप कौन हैं यात्री? एक गहरी आवाज गूंज गई। साए से एक बूढ़ा ऑक्टोपस अपनी लंबी भुजाओं के साथ बाहर आया। मैं ल्यूमी हूं और मैं महासागर के दिल की खोज कर रही हूं, छोटे कछुए ने उत्तर दिया। इसे खोजने के लिए आपको उबलते पानी के क्षेत्र से गुजरना होगा, ऑक्टोपस ने कहा। यह एक ऐसा स्थान है जहां गर्म ज्वालामुखी समुद्र के तल से फटते हैं। ये खतरनाक हो सकते हैं, लेकिन यदि आप सावधान हैं तो आप इसे पार कर सकते हैं। ऑक्टोपस ने ल्यूमी को एक छोटा मोती का पत्थर दिया।
यह पत्थर आपको मार्गदर्शन करेगा यदि आप खो जाएं। बस इसे अपनी पंख में पकड़ें और यह आपको रोशनी दिखाएगा। ल्यूमी ने अपनी यात्रा जारी रखी जब तक धारा उसे एक अजीब स्थान पर नहीं ले गई। उसके चारों ओर का पानी बुलबुला बनने लगा और गर्म पानी की धाराएं समुद्र के तल से फटने लगीं। यह उबलते पानी का क्षेत्र था। ल्यूमी ठिठक गई, देखते हुए कि कैसे ज्वालामुखी ऊपर की ओर फट रहे थे, खतरनाक चक्रवात बनाते हुए। मुझे सावधान रहना होगा, उसने अपने आप से फुसफुसाया। छोटा कछुआ धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा, नए ज्वालामुखियों के बारे में चेतावनी देने वाले बुलबुले को ध्यान से देखते हुए। एक क्षण में एक ज्वालामुखी उसके ठीक सामने फटा और ल्यूमी ने मुश्किल से पीछे हटने में सफल हुई। उसने मोती के पत्थर को याद किया और उसे अपनी पंख में मजबूती से पकड़ा। पत्थर चमकने लगा और उसने उबलते पानी के माध्यम से एक सुरक्षित रास्ता दिखाया। रोशनी का अनुसरण करते हुए ल्यूमी ने सभी ज्वालामुखियों से बचने में सफलता पाई और अंततः खतरनाक क्षेत्र से बाहर आ गई। उसने राहत और गर्व महसूस किया अपनी बहादुरी पर। एक लंबी यात्रा के बाद ल्यूमी एक शांत लैगून में पहुंच गई। लैगून के केंद्र में उसने एक विशाल चमकती चक्रवात देखा। इसके पानी में इंद्रधनुष के सभी रंग चमक रहे थे और हजारों समुद्री जीव इसके चारों ओर तैर रहे थे। यह महासागर का दिल था। ल्यूमी ने सावधानी से पास तैरना शुरू किया। उसे गर्मी और ऊर्जा का अनुभव हुआ। अचानक उसने एक आवाज सुनी, जैसे लहरों की फुसफुसाहट। आपने मुझे खोज लिया है ल्यूमी, आपने दूर यात्रा की है और पुरस्कार के रूप में मैं आपको कुछ बताऊंगा जो आप नहीं जानते। महासागर की शक्ति सामंजस्य की शक्ति है। हर धारा, हर लहर, महासागर में हर जीव एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। हम सभी एक महान समग्र का हिस्सा हैं। याद रखें, केवल एक साथ हम मजबूत हैं। घर लौटें और सभी को बताएं जो आपने सीखा है। ल्यूमी अपने लैगून में वापस लौट आई, जहां उसके परिवार और दोस्तों ने उसका स्वागत किया। उसने उन्हें अपनी यात्रा के बारे में बताया, डॉल्फिनों, ऑक्टोपस और निश्चित रूप से उबलते पानी के क्षेत्र और महासागर के दिल के बारे में। अब वह जानती थी कि महासागर की शक्ति केवल उसकी धाराओं की ताकत में या उसके पानी की गहराई में नहीं, बल्कि उसके निवासियों को एकजुट करने वाले सामंजस्य में है। प्रिय श्रोताओं, यह कहानी हमें याद दिलाती है कि हम में से प्रत्येक कुछ बड़े का हिस्सा है। सामंजस्य और एकता हमें मजबूत बनाती है और आपसी मदद और समझ हमें किसी भी चुनौती का सामना करने में मदद करती है। और अब जैसे ही हमारी जादुई कंपास हमें घर वापस ले जाती है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यदि आप ल्यूमी की जगह होते तो आप क्या करते और आप अपने जीवन में सामंजस्य को कैसे समझते हैं? अगली बार तक दोस्तों, हमारी अद्भुत पुस्तकालय में हम मिलकर कई और अद्भुत दुनिया और कहानियों की खोज करेंगे। शुभ संध्या प्रिय श्रोताओं, मैं फिर से हूं एलेक्सियन, आपका कहानीकार, जादूगर और वफादार दोस्त। मेरी अद्भुत पुस्तकालय में आपका स्वागत है। एक ऐसी जगह जहां सबसे अद्भुत कहानियां जीवंत हो जाती हैं। लेकिन आज हम किसी परी कथा या जादुई कहानी में नहीं जाएंगे। आज मैं आपको एक ऐसी असाधारण जगह पर ले जाना चाहता हूं जिसे आप कल्पना भी नहीं कर सकते। यह एक जादुई चिड़ियाघर है जो विभिन्न दुनियाओं से आई जादुई प्राणियों का घर है। यह जगह खुद जादू से भरी हुई है और इसके निवासी इसे जादुई दुनिया का एक अनोखा कोना बनाते हैं। क्या आप इस अद्भुत यात्रा पर जाने के लिए तैयार हैं? तो चलिए मेरी जादुई कंपास लेते हैं जो हमें रास्ता दिखाएगी। मुझे इस अद्भुत चिड़ियाघर में जाना बहुत पसंद है और मुझे खुशी है कि आप मेरे साथ चल रहे हैं। जब कंपास की सुई रुकी तो हमारे सामने एक विशाल चमचमाता हुआ पोर्टल प्रकट हुआ जो इंद्रधनुष के सभी रंगों में चमक रहा था। हम अंदर गए और अचानक हम जादुई चिड़ियाघर के भव्य द्वारों के सामने खड़े थे। द्वारों को ड्रैगन, यूनिकॉर्न और अन्य जादुई प्राणियों की नक्काशीदार छवियों से सजाया गया था।
मेहराब पर लिखा था, रहस्यमय चिड़ियाघर में आपका स्वागत है। चिड़ियाघर एक विशाल क्षेत्र में फैला हुआ था, जहां प्रत्येक जादुई क्षेत्र को उसके निवासियों की मूल दुनिया जैसा बनाया गया था। यहाँ आपको घने जंगल, चमचमाते झीलें, पहाड़ी चोटियां और यहाँ तक कि तारों भरे आसमान के छोटे छोटे हिस्से मिलेंगे। चिड़ियाघर के देखभालकर्ता विभिन्न जादुई प्राणी हैं। परियां जो फूलों और पौधों की देखभाल करती हैं, बौने जो भूमिगत निवासियों की देखभाल करते हैं, सेंटोर्स जो मैदानों की गश्त करते हैं, और यहाँ तक कि बुद्धिमान जादूगर जो जादुई संतुलन बनाए रखने में मदद करते हैं। तो दोस्तों, चलिए अपनी सैर शुरू करते हैं। मुझे यकीन है कि हमें कुछ अद्भुत मुलाकातें होंगी। हम पहले बाड़े की ओर बढ़ते हैं, जो एक जादुई तारों भरे आसमान के नीचे स्थित है। वहां जाने वाला रास्ता चिकने पत्थरों से बना है, जो चांदनी की तरह हल्की नीली रोशनी में चमकते हैं। रास्ते के दोनों ओर ऊंचे चांदी जैसे पेड़ उगते हैं, जिनकी पत्तियां तारों जैसी लगती हैं। हवा में एक हल्की सरसराहट सुनाई देती है, जैसे कोई प्राचीन कहानियां फुसफुसा रहा हो। कभी कभी छोटी चमकती तितलियां हमारे पास से उड़ती हैं, अपने पीछे एक हल्का सा चमकता हुआ निशान छोड़ती है, जो तारों की धूल जैसा लगता है। यहाँ हम हैं। हमारे सामने एक विशाल बाड़ा है, जहाँ चंद्र ड्रैगन, जिसका नाम लायरा है, रहती है। उसकी चांदी जैसी चमकती हुई त्वचा चांदनी की तरह अंधेरे में चमकती है, और उसके पंख तारों की धूल की तरह झिलमिलाते हैं। लायरा एक ऐसी दुनिया से आई है जहाँ हमेशा रात रहती है और चांद कभी नहीं डूबता। वह दोस्ताना है, लेकिन थोड़ी शर्मीली है, और उसे परियों के गाने सुनना बहुत पसंद है, जो उसके बाड़े में आती हैं। देखिए, वह तारों के नीचे कितनी खूबसूरती से उड़ रही है। अब जब हमने लायरा को अलविदा कह दिया है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा रास्ता हमें दूर से दिखाई देने वाली चमकती रोशनी की ओर ले जाता है। हम एक ऐसे रास्ते पर चलते हैं जो धीरे धीरे अंधेरा होने लगता है। हमारे चारों ओर छोटी छोटी रोशनी झिलमिलाने लगती है, जुगनू जो जैसे हमारा साथ दे रहे हों। रास्ते के किनारे झाड़ियों में हल्की सुनहरी चमक वाली फूल उगते हैं। हवा में मीठे अमृत की खुशबू फैली हुई है, और कहीं दूर से हल्की घंटियों की आवाज सुनाई देती है, जैसे कोई क्रिस्टल की घंटियां बजा रहा हो। हम एक बड़े गुंबद के पास पहुंचते हैं, जहां हल्का सा गोधूली का माहौल है। अंदर एक विशाल जुगनू रहता है, जिसका नाम ग्लिम है। उसके पारदर्शी पंख इंद्रधनुष के सभी रंगों में चमकते हैं, और वह इतनी तेज रोशनी छोड़ता है कि पूरा गुंबद रोशन हो जाता है। ग्लिम एक ऐसी दुनिया से आया है जहां हमेशा गोधूली रहती है, और वह यात्रियों को उनका रास्ता दिखाने में मदद करता है। वह लायरा का दोस्त है, और अक्सर रात में उसकी उड़ानों के दौरान उसका रास्ता रोशन करता है। देखिए, वह हवा में धीरे धीरे कैसे घूम रहा है, जैसे एक छोटा सूरज। अब चलिए अगले निवासी की ओर बढ़ते हैं। मुझे आगे सुनहरी चमक दिखाई दे रही है। यह हमारा अगला दोस्त है। हम अपनी यात्रा जारी रखते हैं, और रास्ता चढ़ाई की ओर बढ़ने लगता है। हमारे चारों ओर चट्टानी चट्टानें दिखाई देती हैं, जो कई और पत्थरों से उगने वाले फूलों से ढकी हुई हैं। हवा में ताजगी और धूप की खुशबू है। दूर से एक गर्जना सुनाई देती है, डरावनी नहीं बल्कि सम्मानजनक। चट्टानों पर पंजों के निशान दिखाई देते हैं, और सुनहरी फूलों से हल्की लैवेंडर की खुशबू आती है। हम एक विशाल बाड़े के पास पहुंचते हैं, जहां एक पंखों वाला शेर, जिसका नाम औरस है, एक चट्टानी किनारे पर आराम कर रहा है। उसके सुनहरे पंख धूप में चमकते हैं, और उसकी अयाल सूरज की किरणों की तरह झिलमिलाती है। औरस ऊंचे पहाड़ों की दुनिया से आया है, जहां वह प्राचीन मंदिरों की रक्षा करता है। वह गर्वित और महान है, लेकिन खुशी खुशी बच्चों को अपनी पीठ पर सवारी करने देता है। अभी वह आलस से खिंचाव कर रहा है और गर्मी का आनंद ले रहा है। आइए
ऑनरस को आराम करने दें और अगले निवासी की ओर बढ़ें। पहाड़ से नीचे उतरते समय हम एक छोटे से प्राणी को एक चट्टान पर देखते हैं जो हमें उत्सुकता से देख रहा है। यह लेक्स है, एक पहाड़ी जीव जो ऊंचाई वाले क्षेत्रों में रहता है और इस चिड़ियाघर के इस हिस्से में भी रहता है। लेक्स अद्भुत प्राणी हैं। वे दो पिछले पैरों पर चलते हैं और उनके लंबे नुकीले कान उन्हें सबसे हल्की आवाजें सुनने में मदद करते हैं। उनकी लंबी पतली पूंछ होती है जिसके सिरे पर फुल होता है, जिसे वे चट्टान से चट्टान पर कूदते समय संतुलन बनाए रखने के लिए उपयोग करते हैं। लेक्स बेहद फुर्तीले और तेज होते हैं। वे अपनी मजबूत पिछली टांगों का उपयोग करके सबसे खड़ी चट्टानों पर चढ़ सकते हैं। उनका फर नरम और गर्म होता है जो उन्हें ठंडी पहाड़ी परिस्थितियों में जीवित रहने में मदद करता है। लेक्स जामुन, मेवे और छोटे कीड़ों पर भोजन करते हैं जो उन्हें चट्टानों के बीच मिलते हैं, लेकिन उनका पसंदीदा भोजन मीठे पहाड़ी फल हैं जो चट्टानों के नीचे झाड़ियों पर उगते हैं। हमारे सामने एक युवा और बहुत जिज्ञासु लेक्स है जिसका नाम ग्लिस है। उसे आगंतुकों के साथ खेलना बहुत पसंद है, खासकर अगर वे उसके पसंदीदा नाश्ते छोटे पहाड़ी सेब लाएं। देखिए, वह कितनी कुशलता से चट्टान पर कूद रहा है, अपनी पूंछ से संतुलन बनाए रखते हुए। लेक्स अपनी मित्रता के लिए भी जाने जाते हैं। वे अक्सर ठंडी रातों में एक दूसरे को गर्म रखने के लिए छोटे समूहों में इकट्ठा होते हैं। उन्हें गायन शाम आयोजित करना भी पसंद है, जिसमें वे मधुर ध्वनियां निकालते हैं जो नरम गायन की तरह लगती हैं। कहा जाता है कि ये ध्वनियां सबसे बेचैन यात्री को भी शांत कर सकती हैं। ग्लिस हमें देखते हुए खुशी से अपनी फूलदार पूंछ हिलाता है और यहां तक कि हमारी ओर कुछ कदम बढ़ाता है, जैसे हमें खेलने के लिए आमंत्रित कर रहा हो। लेकिन अब हमें आगे बढ़ना होगा। रास्ता हमें एक बड़ी झील की ओर ले जाता है जो घने सरकंडों से घिरी हुई है। यहाँ का पानी क्रिस्टल की तरह साफ है और इसकी सतह पर विशाल पत्ते तैर रहे हैं जो हरे द्वीपों की तरह दिखते हैं। पानी के छींटे और एक हल्की गड़गड़ाहट सुनाई देती है, जैसे कोई बड़ा और संतुष्ट प्राणी स्नान का आनंद ले रहा हो। झील के किनारे हम एक असामान्य प्राणी देखते हैं, एक हिप्पोफैंट जिसका नाम ट्रोम्बो है। उसका शरीर दरियाई घोड़े जैसा है, लेकिन उसकी एक लंबी सूंड है जो हाथी जैसी है और बड़े कान हैं जिन्हें वह गर्मी में खुद को हवा देने के लिए उपयोग करता है। ट्रोम्बो एक ऐसी दुनिया से आया है जहां नदियां और झीलें घने जंगलों के साथ मिलती हैं। उसे तैरना और पानी के साथ खेलना बहुत पसंद है और उसकी सूंड उसे असली पानी के फव्वारे बनाने की अनुमति देती है। देखिए, वह कितनी खुशी से छींटे मार रहा है, लहरें बनाते हुए। ट्रोम्बो दोस्ताना है और उसे यह पसंद है जब आगंतुक उसे रसीले फल लाते हैं। उसका पसंदीदा नाश्ता विशाल तरबूज है जिसे वह अपनी सूंड से कुशलता से तोड़ता है। अब जब हमने ट्रोम्बो को अलविदा कह दिया है तो हमारा रास्ता चिड़ियाघर के सर्दियों वाले हिस्से की ओर जाता है, जहां एक अद्भुत निवासी हमारा इंतजार कर रहा है। हम एक ऐसे रास्ते पर चलते हैं जो धीरे धीरे ठंडा होने लगता है। हमारे चारों ओर बर्फ के ढेर दिखाई देने लगते हैं और पेड़ बर्फ की परत से ढके हुए हैं। हवा ताजी और ठंडी हो जाती है और बर्फ हमारे पैरों के नीचे चरमराती है। रास्ते के किनारे बर्फ की मूर्तियां दिखाई देती हैं जो मानो खुद बर्फ से तराशी गई हों। ये विभिन्न जादुई प्राणियों को दर्शाती हैं और उनकी आंखें ऐसा लगता है जैसे हमें देख रही हों। दूर एक बर्फीला मंडप चमकता है, जैसे एक विशाल क्रिस्टल। यहाँ बर्फ का फीनिक्स रहता है जिसका नाम फ्रॉस्ट है। उसके पंख बर्फ की तरह चमकते हैं और उसके पंखों से बर्फ के गुच्छे गिरते हैं। फ्रॉस्ट एक ऐसी दुनिया से आया है जहां हमेशा सर्दी रहती है और उसके साथी बर्फीली गुफाओं में रहते हैं। उसे बौनों द्वारा लाई गई ठंडी जामुनें बहुत पसंद हैं। देखिए,
वह अपने पंख फड़फड़ाते हुए हवा में बर्फ के जटिल पैटर्न बना रहा है। अब चलिए धुंध वाले जंगल की ओर बढ़ते हैं, जहां एक रहस्यमय तेंदुआ हमारा इंतजार कर रहा है। हम एक घने जंगल में प्रवेश करते हैं जो रहस्यमय धुंध से भरा हुआ है। यहाँ के पेड़ ऊंचे हैं, जिनकी शाखाएं धुंध में गायब होती दिखती हैं। हमारे चारों ओर सरसराहट की आवाजें सुनाई देती हैं, लेकिन वे हमें डराती नहीं हैं, बल्कि वे इस जगह को और भी रहस्यमय बनाती हैं। धुंध धीरे धीरे जमीन को ढकती है, सब कुछ अपने में समेटे हुए। कभी कभी छोटे प्राणियों की चमकती आंखें धुंध से झांकती हैं, लेकिन जैसे ही हम उनके पास जाने की कोशिश करते हैं, वे गायब हो जाती हैं। यहाँ धुंध की तेंदुआ रहती है, जिसका नाम शेड है। उसका फर घनी धुंध की तरह चमकता है और उसकी हरकतें इतनी सहज हैं कि वह खुद धुंध का हिस्सा लगती है। शेड एक ऐसी दुनिया से आई है जहाँ सब कुछ धुंध में छिपा हुआ है। उसे आगंतुकों के साथ छुपा छुपी खेलना बहुत पसंद है। देखिए वह कैसे धुंध में गायब हो जाती है और फिर अचानक प्रकट हो जाती है। लेकिन अब हमें आगे बढ़ना होगा, क्योंकि एक और अद्भुत प्राणी हमारा इंतजार कर रहा है। हम रास्ते पर आगे बढ़ते हैं, जो हमें एक खुले घास के मैदान की ओर ले जाता है। यहाँ की घास हल्की चांदी की रोशनी में चमकती है और हमारे ऊपर का आसमान तारों से जगमगाता है, भले ही सूरज अभी तक डूबा ना हो। हमारे चारों ओर छोटी छोटी चमकती पतंगें उड़ती हैं, जो अपने पीछे एक चमकदार निशान छोड़ती हैं। दूर से हल्की घंटियों की आवाज सुनाई देती है, जैसे हवा उनसे खेल रही हो। इस मैदान में एक तारों वाला यूनिकॉर्न रहता है, जिसका नाम नोवा है। उसका कोट रात के आसमान की तरह चमकता है और उसकी अयाल आकाश गंगा की तरह लगती है। नोवा को अपने बाड़े में दौड़ना बहुत पसंद है और वह अपने पीछे एक चमकदार निशान छोड़ती है। देखिए वह कितनी खूबसूरती से दौड़ रही है, जैसे तारों के नीचे नृत्य कर रही हो। उसके खुर इतनी हल्के से जमीन को छूते हैं कि ऐसा लगता है जैसे वह हवा में तैर रही हो। अब चलिए अंतिम निवासी की ओर बढ़ते हैं, एक छोटा लेकिन बहुत चमकदार प्राणी। हम अंतिम बाड़े की ओर बढ़ते हैं और रास्ता धीरे धीरे गर्म होने लगता है। हमारे चारों ओर लावा के पत्थर दिखाई देते हैं, जो हल्का धुआं छोड़ते हैं। हवा में गंधक की हल्की गंध और गर्म खनिजों की खुशबू है। रास्ते के किनारे ज्वालामुखीय फूल उगते हैं, जिनकी पंखुड़ियां जलती हैं लेकिन जलाती नहीं हैं। हम बाड़े के पास पहुंचते हैं, जहां एक अग्नि सलामेंडर रहता है, जिसका नाम इन्फर्नो है। उसकी त्वचा आग की तरह जलती है और उसकी हरकतें तेज और चंचल हैं। इन्फर्नो ज्वालामुखियों की दुनिया से आया है, जहां वह लावा की धाराओं में रहता है। उसे आगंतुकों के लिए अग्नि के शो करना बहुत पसंद है। देखिए वह छोटे छोटे आग के छल्ले बना रहा है, जो तुरंत गायब हो जाते हैं। उसका बाड़ा एक हल्की लाल चमक से रोशन है और उसके चारों ओर पत्थर की मूर्तियां हैं, जो उसकी शांति की रक्षा करती हुई लगती हैं। इन अद्भुत प्राणियों से मिलने के बाद हम चिड़ियाघर के द्वारों पर लौटते हैं। जादुई कंपास फिर से चमकने लगता है, हमें घर का रास्ता दिखाते हुए। हम देखभालकर्ताओं का उनकी मेहमान नवाजी के लिए धन्यवाद करते हैं और पोर्टल में कदम रखते हैं, जो हमें वापस अद्भुत पुस्तकालय में ले जाता है। प्रिय श्रोताओं, आज हमने एक अद्भुत जगह का दौरा किया, जहां जादू और प्रकृति एक साथ मिलते हैं। इस जादुई चिड़ियाघर ने हमें याद दिलाया कि सभी जीवित चीजों का सम्मान और देखभाल करना कितना महत्वपूर्ण है, चाहे वे हमारे संसार में हों या कल्पना की दुनिया में। आपको इनमें से कौन सा जादुई प्राणी सबसे ज्यादा पसंद आया या यादगार लगा? अगली बार फिर मिलेंगे हमारी अद्भुत पुस्तकालय में, जहां और भी अद्भुत कहानियां और रोमांचक यात्राएं हमारा इंतजार कर रही हैं।
शुभ संध्या प्रिय श्रोताओं, मैं फिर से आपके सामने हूं, एलेक्सियन, आपका कहानीकार, जादूगर और अच्छा दोस्त। स्वागत है मेरी अद्भुत पुस्तकालय में, एक ऐसी जगह जहां सबसे अद्भुत कहानियां जीवंत हो जाती हैं। यहां किताबों की अनंत अलमारियों के बीच हर कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि रहस्यों, रोमांच और महत्वपूर्ण सबक से भरी एक पूरी दुनिया है। आज मैं आपको एक छोटी लोमड़ी के बच्चे की कहानी सुनाऊंगा, जिसने दोस्तों की तलाश में एक यात्रा शुरू की। साथ में हम सुंदर घास के मैदानों की यात्रा करेंगे, जहां हवा घास के साथ खेलती है और पहाड़ियां हरे कंबल जैसी दिखती हैं। क्या आप इस रोमांच के लिए तैयार हैं? तो चलिए मेरी जादुई कंपास लेते हैं, जो हमें रास्ता दिखाएगी, और शुरुआत करते हैं। खुले घास के मैदानों में, जहां रंग बिरंगे फूल खिलते थे और पेड़ प्रकृति की शांति की रक्षा करने वाले रक्षक की तरह खड़े थे, एक छोटी लोमड़ी का बच्चा रहता था, जिसका नाम रूडी था। रूडी के पास नारंगी रंग का फूला हुआ फर और चतुर लेकिन दयालु आंखें थीं। लेकिन अपनी चतुराई के बावजूद रूडी बहुत अकेला था। हर सुबह वह अपनी पहाड़ी के नीचे बने आरामदायक बिल में जागता और दूसरे जानवरों को खेलते हुए देखता। फूलों के बीच कूदते खरगोश, शाखाओं पर चहचहाते पक्षी और यहाँ तक कि छोटे कांटेदार गेंदों की तरह पहाड़ियों से लुढ़कते साही। मेरे कोई दोस्त क्यों नहीं है? रूडी ने उदासी से सोचा। एक दिन उसने फैसला किया कि अब चीजें बदलने का समय आ गया है। मैं अब अपने बिल में अकेला नहीं बैठूंगा। मैं बाहर जाऊंगा और अपने लिए कुछ दोस्त ढूंढूंगा, उसने आत्मविश्वास से खुद से कहा। रूडी सबसे पहले एक खिलते हुए घास के मैदान में गया, जहां खरगोश पकड़म पकड़ाई खेल रहे थे। वह उनके पास गया और कहा, नमस्ते, क्या मैं तुम्हारे साथ खेल सकता हूं? लेकिन खरगोश डर गए। लोमड़ियां हमें शिकार करती हैं, उन्होंने सोचा, और जल्दी से ऊंची घास में छिप गए। रूडी ने गहरी सांस ली और आगे बढ़ गया। एक पुराने ओक के पेड़ की शाखा पर उसने एक पक्षी को खुशी से चहचहाते हुए देखा। नमस्ते पक्षी, रूडी ने पुकारा, क्या तुम मेरे साथ खेलोगे? पक्षी सतर्क हो गया। क्या होगा अगर वह मेरे घोंसले तक पहुंचना चाहता है? उसने सोचा और जल्दी से उड़ गया। रूडी का दिल उदासी से भर गया। शायद मुझे कभी दोस्त नहीं मिलेंगे, उसने सोचा। लेकिन तभी उसने एक तेज चीख सुनी। आवाज पहाड़ी के नीचे एक बड़े पत्थर के पीछे से आ रही थी। रूडी सावधानी से पास गया और देखा कि एक छोटा सा ही दो पत्थरों के बीच फंसा हुआ था। क्या हुआ? रूडी ने पूछा। मैंने इन पत्थरों के बीच से निकलने की कोशिश की, लेकिन फंस गया, साही ने सुबकते हुए कहा। चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, रूडी ने कहा। उसने अपने पंजों से पत्थरों को धीरे धीरे हटाया और साही को आजाद कर दिया। धन्यवाद, साही ने खुशी से कहा। मेरा नाम टोपा है, तुम्हारा नाम क्या है? मैं रूडी हूं, लोमड़ी के बच्चे ने जवाब दिया। तुम बहुत दयालु हो रूडी, क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? जरूर, रूडी ने खुशी से कहा। उस दिन से रूडी और टोपा अच्छे दोस्त बन गए। वे साथ में खेलते, पहाड़ियों से लुढ़कते और जामुन इकट्ठा करते। लेकिन एक दिन घास के मैदान में चलते हुए टोपा ने कुछ अजीब देखा। रूडी देखो, उसने अपने पंजे से घास में बने निशानों की ओर इशारा किया। निशान छोटे थे और घनी झाड़ियों की ओर जा रहे थे। यहां हाल ही में कोई आया है, रूडी ने सोचते हुए कहा। चलो देखते हैं ये कौन है।
वे ऊंची घास के बीच से निशानों का पीछा करते हुए एक पुराने ओक के पेड़ तक पहुंचे। वहां उन्होंने एक अजीब आवाज सुनी, जैसे सरसराहट और हल्की चीख। वहां कौन है? रूडी ने जोर से पुकारा। पेड़ की जड़ों के पीछे से एक छोटा खरगोश झांका। उसके कान कांप रहे थे और उसकी आंखें डर से भरी हुई थीं। कृपया मुझे चोट मत पहुंचाओ, उसने चीखते हुए कहा। हम तुम्हें चोट नहीं पहुंचाएंगे, रूडी ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम क्यों छिपे हो? खरगोश अपने छिपने की जगह से बाहर आया और धीरे से बोला, मेरा नाम फ्लिप है, मैं खो गया हूं। मैं अपनी माँ के लिए फूल तोड़ना चाहता था, लेकिन रास्ता भटक गया और अब घर नहीं जा पा रहा हूं। चिंता मत करो फ्लिप, टोपा ने कहा, हम तुम्हें घर पहुंचाएंगे। सच में? खरगोश ने आश्चर्य से पूछा। उसने अविश्वास से रूडी की ओर देखा। वह लोमड़ी है, क्या होगा अगर वह मुझे चोट पहुंचाए? फ्लिप ने सोचा। लेकिन रूडी की दयालु मुस्कान और उसकी शांत आवाज सुनकर उसे लगा कि कोई खतरा नहीं है। और वैसे भी रूडी एक साही के साथ खड़ा था, जो अजीब और असामान्य था। फ्लिप डरना बंद कर दिया। उसे सच में मदद की जरूरत थी। जरूर, हम तुम्हारी मदद करेंगे, रूडी और टोपा ने एक साथ कहा। तीनों चल पड़े। फ्लिप ने समझाया कि उसका घर एक बड़ी पहाड़ी के दूसरी ओर डेजी के फूलों से भरे घास के मैदान में है। लेकिन हम उस जगह को कैसे ढूंढेंगे और वहां कैसे पहुंचेंगे? टोपा ने ऊंची पहाड़ी को देखते हुए पूछा। मेरे पास एक विचार है, रूडी ने कहा। हम पहाड़ी पर चढ़ सकते हैं और ऊपर से देख सकते हैं कि डेजी कहाँ है। वे चढ़ाई करने लगे। पहाड़ी खड़ी थी और फ्लिप थोड़ा पीछे रह गया, लेकिन रूडी और टोपा ने उसकी मदद की। जब वे ऊपर पहुंचे तो उनके सामने एक अद्भुत दृश्य था। हरे घास के मैदान, खिलते हुए खेत और दूर डेजी का मैदान। क्या वह तुम्हारा घर है? रूडी ने मैदान की ओर इशारा करते हुए पूछा। हाँ, फ्लिप ने खुशी से चिल्लाया। वे जल्दी से पहाड़ी से नीचे उतरे और मैदान की ओर बढ़े। जैसे ही वे पास पहुंचे, फ्लिप की मां झाड़ियों से बाहर आई। फ्लिप, उसने पुकारा। मैं बहुत चिंतित थी। मां, छोटे खरगोश ने चिल्लाते हुए उसकी ओर दौड़ लगाई। फ्लिप ने अपनी मां को बताया कि कैसे रूडी और टोपा ने उसे घर का रास्ता ढूंढने में मदद की। पहले फ्लिप की मां ने यह भी नहीं देखा कि एक लोमड़ी उसके बेटे को घर लाई थी, लेकिन जब उसने रूडी को देखा तो वह आश्चर्य से रुक गई। एक लोमड़ी? उसने धीरे से कहा। लेकिन रूडी की दयालु मुस्कान और फ्लिप को अपने नए दोस्तों के बारे में खुशी से बात करते हुए देखकर फ्लिप की मां बहुत खुश हुई। धन्यवाद, उसने कहा। तुम सच्चे दोस्त हो। अब अंदर आओ, मैं तुम्हें चाय पिलाती हूं। रूडी को आश्चर्य हुआ। खरगोशों ने उसे पहले कभी अपने घर में आमंत्रित नहीं किया था, लेकिन फ्लिप की मां इतनी आभारी थी कि वह रूडी को आमंत्रित किए बिना नहीं रह सकी, भले ही वह एक लोमड़ी था। उस दिन से तीनों दोस्त एक दूसरे से अलग नहीं हुए। वे साथ में घास के मैदानों की खोज करते, पहाड़ियों पर दौड़ लगाते और एक दूसरे के साथ अपनी कहानियां साझा करते। रूडी को फिर कभी अकेलापन महसूस नहीं हुआ, क्योंकि उसने महसूस किया कि सच्चे दोस्त तब आते हैं जब आप मदद करने और दयालु बनने के लिए तैयार होते हैं। यह थी कहानी। प्रिय श्रोताओं, यह हमें याद दिलाती है कि दोस्ती की शुरुआत अच्छे कामों और सच्चाई से होती है। भले ही शुरुआत में ऐसा लगे कि कोई आपको नहीं समझता, हार मानना नहीं चाहिए और खुद के प्रति सच्चे रहना चाहिए। अब
जब हमारी जादुई कंपास हमें घर की ओर ले जा रही है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप रूडी, टोपा और फ्लिप के बारे में क्या सोचते हैं? आप उनकी जगह होते तो क्या करते? और आपके अनुसार दोस्ती में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है? अगली बार तक प्रिय दोस्तों, हमारी अद्भुत पुस्तकालय में साथ में हम अनगिनत दुनियाओं और कहानियों की खोज करेंगे। शुभ संध्या प्रिय श्रोताओं, फिर से मैं एलेक्सियन, आपका कहानीकार, जादूगर और वफादार दोस्त। मेरे अद्भुत पुस्तकालय में आपका स्वागत है, एक ऐसी जगह जहां सबसे अद्भुत कहानियां जीवंत हो जाती हैं। आज मैं आपको एक लड़के के बारे में बताऊंगा जिसका नाम इवान था, जिसके पास एक असाधारण उपहार था। यह उपहार उसे हर कहानी को जीने की अनुमति देता था, जैसे कि वह वास्तव में उसके साथ हो रही हो। लेकिन चलिए शुरुआत से शुरू करते हैं। चलिए मेरे जादुई कंपास को लेते हैं जो हमें इस कहानी तक ले जाएगा, और शुरू करते हैं। इवान एक साधारण लड़का था, लेकिन उसकी जिंदगी आसान नहीं थी। उसकी माँ उनके दोनों के लिए बहुत काम करती थी और इवान का कोई पिता नहीं था। वह अक्सर घर पर अकेला रहता था और उसके केवल दोस्त किताबें थीं। इवान को पढ़ना दुनिया की किसी भी चीज से ज्यादा पसंद था, लेकिन उसके पास एक विशेष उपहार था। जब वह पढ़ता था तो ऐसा लगता था जैसे वह किताब की दुनिया में चला गया हो। वह पात्रों के बालों को हवा में उड़ते हुए महसूस कर सकता था, उनकी आवाजें सुन सकता था जैसे वे असली हों, और उनकी खुशी या दर्द को गहराई से अनुभव कर सकता था। हर कहानी उसका हिस्सा बन जाती थी। एक दिन स्कूल से घर जाते समय इवान एक पुरानी किताबों की दुकान पर ठोकर खा गया, जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। अलमारियां किताबों से भरी हुई थीं और हवा में पुराने कागज की खुशबू थी। दूर कोने में उसने एक सुनहरे कवर वाली किताब देखी, जिसका शीर्षक था रहस्य जो आपकी जिंदगी बदल देंगे। यह किताब तुम्हारे लिए है, अचानक एक आवाज ने कहा। इवान ने मुड़कर देखा और एक बूढ़े दुकानदार को देखा जिसकी आंखें दयालु थीं। लेकिन याद रखना, ये केवल उन्हीं को अपने रहस्य बताएगी जो उन्हें समझने के लिए तैयार हैं। इवान ने किताब ली और घर की ओर दौड़ा, यह नहीं जानते हुए कि आगे क्या होगा। जब इवान ने किताब खोली तो पृष्ठ खाली थे। वह उलझन में था, लेकिन अचानक पहले पृष्ठ पर शब्द प्रकट होने लगे। मेरे रहस्यों को उजागर करने के लिए तुम्हें उन्हें जीना होगा। क्या तुम तैयार हो? इवान ने सिर हिलाया और उसी क्षण उसका कमरा गायब हो गया। उसने खुद को एक विशाल पुस्तकालय में पाया जिसमें अंतहीन अलमारियां थीं। किताबें उसके चारों ओर तैर रही थीं और हवा में एक नरम रोशनी भरी हुई थी। हॉल के केंद्र में एक मेज पर एक कलम और एक स्याहीदान रखा था। स्वागत है इवान, एक आवाज ने कहा। यह आवाज बहुत हद तक दुकान के दुकानदार की आवाज जैसी थी, लेकिन इवान किसी को नहीं देख सका। आवाज कहीं से नहीं आ रही थी, जैसे यह उसकी आत्मा के गहरे से बोल रही हो। मैं इस किताब का रक्षक हूं। यहां तुम सीखोगे कि तुम्हारा उपहार न केवल तुम्हें बल्कि तुम्हारे आसपास की दुनिया को कैसे बदल सकता है। इवान ने घबराकर पूछा, लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा कि क्या करना है? आवाज ने उत्तर दिया, तुम्हें उन किताबों को चुनना होगा जो तुम्हारे दिल को पुकारती हैं और तुम्हारी आत्मा के साथ गूंजती हैं। उनमें से प्रत्येक में तुम्हें एक ऐसी दुनिया मिलेगी जहां तुम्हारा ज्ञान और क्षमताएं मदद कर सकती हैं। तुम इन कहानियों को जियोगे और तुम्हारा उपहार तुम्हें बताएगा कि क्या करना है। लेकिन याद रखना, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अपने दिल की सुनो और अपनी भावनाओं पर विश्वास करो। इवान ने सिर हिलाया और मेज पर रखी कलम हवा में उठकर उसकी ओर तैरने लगी। यह कलम तुम्हें किताबें चुनने में मदद करेगी, रक्षक की आवाज ने कहा। बस
उस पर स्पर्श करो जो तुम्हें पुकारती है। इवान विभिन्न शीर्षकों वाली किताबों से भरी एक अलमारी के पास गया। उसकी नजर एक किताब पर पड़ी जिसका शीर्षक था गांव जहां कोई एक दूसरे को नहीं समझता था। उसे लगा कि यह शुरू करने के लिए सही जगह है। जब इवान ने कलम से किताब को छुआ तो उसने खुद को एक छोटे से गांव में पाया। वहां के लोग उदास और गुस्से में दिख रहे थे। वे एक दूसरे पर चिल्ला रहे थे और कोई सुन नहीं रहा था। इवान ने एक ग्रामीण के पास जाकर पूछा, हर कोई क्यों झगड़ रहा है? हम एक दूसरे को नहीं समझते, आदमी ने उत्तर दिया। हर कोई अपनी समस्याओं के बारे में बात करता है और कोई सुनना नहीं चाहता। इवान को उन सभी किताबों की याद आई जो उसने लोगों, उनकी भावनाओं और उनके संघर्षों के बारे में पढ़ी थी। वह जानता था कि कभी कभी गुस्सा डर को छुपाता है और उदासी के पीछे अकेलापन छुपा होता है। उसने ग्रामीणों से बात करना शुरू किया, उनसे सवाल पूछे। धीरे धीरे लोग खुलने लगे। एक आदमी ने स्वीकार किया कि वह अपने परिवार को खोने से डरता है और एक महिला ने साझा किया कि उसे समर्थन की कमी महसूस होती है। इवान ने सुझाव दिया कि सभी गांव के चौक में इकट्ठा हों, जहां उसने उन्हें एक कहानी सुनाई जो उसने पहले पढ़ी थी। यह एक कहानी थी एक दूसरे को सुनने और भावनाओं को साझा करने के महत्व के बारे में। ग्रामीणों ने महसूस करना शुरू किया कि उनके बीच अधिक समानताएं हैं जितनी उन्होंने सोची थी। दिन के अंत तक गांव हंसी और दोस्ती से भर गया था। इवान को लगा कि उसके उपहार ने इन लोगों की मदद की है। जब कहानी समाप्त हुई तो उसने खुद को फिर से पुस्तकालय में पाया। तुमने पहला कदम उठा लिया है, रक्षक की गर्म आवाज ने कहा जब इवान ने अपने साहसिक कार्य को समझने की कोशिश की। तुमने दूसरों की मदद करने के लिए अपने ज्ञान और अपने दिल का उपयोग किया। इवान मुस्कुराया और पूछा, अब आगे क्या? अब तुम नई किताबें चुनोगे, रक्षक ने उत्तर दिया। प्रत्येक तुम्हें कुछ नया सिखाएगी, लेकिन याद रखना, किताब का सबसे बड़ा रहस्य तुम हो। इवान ने किताबें चुनना और उनके पात्रों की मदद करना जारी रखा। उसने अविश्वसनीय रोमांच जिए। कुछ कहानियां रोमांचक थीं, जैसे खजाने की खोज या रहस्यमय यात्राएं, जहां इवान को जटिल पहेलियां हल करनी पड़ती थीं। अन्य शांत और साधारण लगती थीं, लेकिन इवान जानता था कि ऐसी कहानियों में भी विशेष रहस्य होते हैं। ये मानव संबंध और समझ के रहस्य थे। इवान को उन सभी कहानियों से प्यार था जिनमें वह प्रवेश करता था, क्योंकि प्रत्येक ने उसे कुछ नया सिखाया। लेकिन एक दिन जब वह एक और साहसिक कार्य के बाद पुस्तकालय लौटा, तो वह कलम जो हमेशा उसे किताबें चुनने में मदद करती थी, अचानक हवा में उड़ गई और हॉल से बाहर निकल गई। इवान आश्चर्यचकित था, लेकिन जल्दी से उसका पीछा किया। कलम उसे पुस्तकालय के संकरे गलियारों से ले गई, ऊंची अलमारियों से भरी किताबों के पास से, जब तक कि वह जटिल नक्काशी वाले एक विशाल लकड़ी के दरवाजे के सामने नहीं रुक गई। दरवाजे में कोई हैंडल नहीं था, केवल एक गोल पदक था जिस पर लिखा था, दरवाजा खोलने के लिए इसका उत्तर दो। क्या दिलों को जोड़ता है, बाधाओं को तोड़ता है और दुनिया को उज्जवल बनाता है। इवान ने एक पल के लिए सोचा। उसने उन सभी कहानियों को याद किया जिन्हें उसने जिया था और महसूस किया कि उत्तर हमेशा उसके सामने था। उसने कहा, प्रेम। पदक चमक उठा और दरवाजा धीरे धीरे चरमराते हुए खुल गया, जैसे कि यह सदियों से नहीं खुला था। दरवाजे के पीछे एक छोटा कमरा था जिसमें एक अकेली किताब एक मंच पर रखी थी। उसके कवर पर सुनहरे अक्षरों में लिखा था, अंतिम रहस्य। इवान ने सावधानी पूर्वक आगे बढ़कर किताब खोली। पहले पृष्ठ पर लिखा था, तुम अंतिम रहस्य सीखने के लिए तैयार हो, लेकिन इसे उजागर करने के लिए तुम्हें अपने दिल में देखना होगा।
इवान ने गहराई से सोचा। उसने याद किया कि कितनी बार उसने खुद को महत्वहीन महसूस किया था, कितना वह अपनी माँ के ध्यान की कमी महसूस करता था। लेकिन उसने यह भी महसूस किया कि उसकी माँ उसके लिए कड़ी मेहनत करती थी और उसका प्यार हमेशा उसके साथ था, भले ही वह हमेशा वहां नहीं हो सकती थी। और फिर इवान अचानक डर गया। उसने पुस्तकालय में इतना समय बिताया था और उसकी माँ को यह भी नहीं पता था कि वह कहाँ था। उसी क्षण रक्षक की आवाज फिर से बोली, सच्चा जादू प्रेम और समझ है। तुमने इसे पहले ही अपने भीतर पा लिया है। किताब चमकने लगी और इवान ने महसूस किया कि उसका दिल गर्मजोशी से भर गया है। अगले ही पल इवान घर वापस आ गया। उसे राहत मिली कि जादुई पुस्तकालय में प्रवेश करने के बाद एक पल भी नहीं बीता था, और फिर भी इवान ने महसूस किया कि वह बदल गया है। अब वह जानता था कि अपने उपहार का उपयोग दूसरों की मदद करने के लिए कैसे करना है। उसने अपने आसपास के सभी लोगों के साथ कहानियां साझा करना शुरू कर दिया। अपनी माँ, अपने सहपाठियों और अपने पड़ोसियों के साथ। उसकी माँ उसकी आंखों में चमक देखकर उसके साथ अधिक समय बिताने लगी। वे एक साथ पढ़ने लगे, किताबों पर चर्चा करने लगे और सपने साझा करने लगे। इवान ने कई नए दोस्त बनाए और कभी अकेला महसूस नहीं किया। और जादुई किताब का क्या हुआ? यह उतनी ही अचानक गायब हो गई जितनी अचानक प्रकट हुई थी। लेकिन इवान जानता था कि उसके रहस्य हमेशा उसके साथ रहेंगे। खैर प्रिय दोस्तों, अब समय है कि हम अपने जादुई कंपास को सेट करें और अद्भुत पुस्तकालय में लौटें। मुझे उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अब प्रिय श्रोताओं, जब हम अपने अद्भुत पुस्तकालय की गर्मजोशी से भरी अलमारियों से घिरे हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपको क्यों लगता है कि किताब ने इवान को चुना? क्या आपको लगता है कि आपके पास हमारे अद्वितीय नायक की तरह कोई उपहार है? और अगर नहीं, तो क्या आप इसे सीख सकते हैं? लेकिन अलविदा कहने से पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर इस कहानी ने आपके दिल को गर्म किया है, तो इसे अपने दोस्तों और प्रियजनों के साथ साझा करें। अगली बार हम एक नए कहानी के बारे में सुनेंगे, एक सुपर हीरो पग के बारे में जिसे हमने पहले भी मिल चुके हैं। मैं आपको हमारे अद्भुत पुस्तकालय में बेसब्री से इंतजार करूंगा, जहां सबसे अद्भुत कहानियां जीवंत हो जाती हैं। शुभ संध्या प्रिय श्रोताओं, मैं फिर से आपका दोस्त एलेक्सियन हूं। आज मैं आपको हमारे प्यारे सुपर हीरो पग बैगल के पास एक और यात्रा पर ले जाने के लिए आमंत्रित करता हूं। चलिए मेरी जादुई कंपास लेते हैं, जो हमें इस अद्भुत कहानी की ओर ले जाएगी, और एक नई जादुई यात्रा पर निकलते हैं। आरामदायक शहर फ्लफविल में जीवन शांत और आनंदमय था। निवासी धूप भरे दिनों का आनंद लेते थे, पार्कों में टहलते थे और शहर के चौक में गाने गाते थे। लेकिन एक दिन कुछ अजीब हुआ। पूरे शहर की रोशनी अचानक गायब हो गई। लैंप जलना बंद हो गए, स्ट्रीट लाइट्स बुझ गईं और घर अंधेरे में डूब गए। यहां तक कि सूरज की रोशनी भी मध्यम लगने लगी। निवासी चिंतित हो गए। बिना रोशनी के वे कैसे रहेंगे? बैगल हमेशा की तरह घटनाओं के केंद्र में था। वह पाव स्ट्रीट पर चल रहा था जब उसने चिंतित निवासियों को इस स्थिति पर चर्चा करते हुए सुना। हमें क्या करना चाहिए? हम अपने शहर में रोशनी कैसे वापस ला सकते हैं? वे एक दूसरे से पूछ रहे थे। बैगल ने गहराई से सोचा। उसे पता था कि यह सिर्फ एक साधारण खराबी नहीं थी, बल्कि कुछ और रहस्यमय था। तभी उसका दोस्त, एक बिल्ली का बच्चा जिसका नाम स्नोबॉल था, उसके पास दौड़ता हुआ आया। बैगल, मैंने सुना है कि शहर के बाहर पुराने जंगल में एक जुगनू आत्मा रहती है। कहते हैं कि वह रोशनी वापस ला सकता है, लेकिन कोई नहीं जानता कि उसे कैसे ढूंढा जाए। स्नोबॉल ने उत्साह से कहा।
बैगल को एहसास हुआ कि यह काम उसके लिए है। वह 3 बार कूदा, एक कलाबाजी लगाई और अपनी शक्तियों को सक्रिय किया। उसके कान एंटेना की तरह हिले और उसने हवा की फुसफुसाहट सुनी। जुगनू आत्मा जंगल के सबसे गहरे हिस्से में रहती है, जहां पेड़ मेहराब बनाते हैं और हवा शहद की तरह महकती है। हवा ने फुसफुसाया। बैगल ने उसे धन्यवाद दिया और अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। जंगल अंधेरा और रहस्यमय था। बैगल ने अपनी उड़ने की क्षमता का उपयोग किया और घने झाड़ियों और गहरी खाइयों को पार किया। अचानक उसने अपने चारों ओर छोटी चमकती रोशनी देखी। वे जुगनू थे और ऐसा लग रहा था कि वे उसे रास्ता दिखा रहे हैं। बैगल ने उनका पीछा किया और जल्द ही खुद को एक विशाल पेड़ के सामने पाया, जिसकी शाखाएं एक नरम सुनहरी रोशनी से चमक रही थीं। कौन मेरे पास आया है? एक गहरी लेकिन दयालु आवाज गूंजी। ये जुगनू आत्मा थी, एक शानदार चमकदार प्राणी जो हजारों छोटी रोशनी से बना था। बैगल बहादुरी से आगे बढ़ा और फ्लफविल में हुई परेशानी के बारे में बताया। मैं तुम्हारे शहर की मदद कर सकता हूं, लेकिन पहले तुम्हें यह समझना होगा कि रोशनी क्यों गायब हुई, आत्मा ने कहा। उसने अपना हाथ हिलाया और बैगल के सामने एक दृश्य प्रकट हुआ। शहर के केंद्र में जमीन के नीचे एक प्राचीन चमकता हुआ क्रिस्टल था, जो फ्लफविल की सारी रोशनी को शक्ति देता था। लेकिन क्रिस्टल एक काले धुएं से घिरा हुआ था, जो धीरे धीरे उसकी चमक को निगल रहा था। यह भूलने की छाया है, जुगनू आत्मा ने समझाया। यह तब प्रकट होती है जब शहर के निवासी खुशी, दया और दोस्ती को भूल जाते हैं। यह छाया दुख, शिकायतों और झगड़ों से पोषण पाती है, और जितनी अधिक यह बढ़ती है, रोशनी उतनी ही कमजोर हो जाती है। हाल के दिनों में फ्लफविल में बहुत अधिक असंतोष और झगड़े हुए हैं, और छाया क्रिस्टल तक पहुंचने में सफल हो गई। बैगल ने एक पल के लिए सोचा। उसे एहसास हुआ कि रोशनी वापस लाने का एकमात्र तरीका निवासियों को खुशी और एक दूसरे के प्रति दयालु होने के महत्व की याद दिलाना था। लेकिन तभी जुगनू आत्मा ने जोड़ा, मैं फ्लफविल की मदद कर सकता हूं, लेकिन मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। बैगल, केवल तुम मुझे वह खुशी की चिंगारी दे सकते हो जो रोशनी को खोलने की कुंजी बनेगी। तुम्हारी सच्ची खुशी के बिना मैं सफल नहीं हो सकता। मैं कोशिश करने के लिए तैयार हूं, बैगल ने दृढ़ता से कहा। तो मुझे खुशी की चिंगारी दिखाओ, आत्मा ने कहा। बैगल ने 3 बार छलांग लगाई, एक कलाबाजी लगाई और हवा में घूमना शुरू कर दिया, अविश्वसनीय चालें करते हुए। उसने छलांग लगाई, पलटी मारी और यहां तक कि एक तिहरी कलाबाजी भी की। जुगनू आत्मा हंसी, और उसकी हंसी छोटी घंटियों की तरह बज रही थी। और फिर उसके दिल से एक चमकदार चिंगारी निकली जो आकाश में उड़ गई। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। चिंगारी एक छोटे सूरज की तरह फ्लफविल के ऊपर ऊंचाई पर उठी और शहर के ऊपर चक्कर लगाने लगी। यह हर घर, हर गली के ऊपर से गुजरी और हर कोने में झांकी। जहां भी यह गुजरी, निवासियों को अचानक याद आया कि एक दूसरे के प्रति दयालु होना कितना महत्वपूर्ण है। वे मुस्कुराए, गले मिले, अपने झगड़ों के लिए माफी मांगी और एक दूसरे की मदद करने लगे। चिंगारी ने उन्हें खुशी, दया और दोस्ती की याद दिलाई, और हर घर के साथ जिसकी यह यात्रा करती, इसकी रोशनी और भी चमकदार हो जाती। जब चिंगारी ने अपनी यात्रा पूरी की तो यह जुगनू आत्मा के पास लौट आई, जिसने इसकी चमक को अपने हाथों में इकट्ठा किया और इसे जमीन के नीचे प्राचीन क्रिस्टल की ओर निर्देशित किया। क्रिस्टल पहले से कहीं अधिक चमकने लगा और रोशनी फ्लफविल में वापस आ गई। लैंप फिर से जलने लगे, स्ट्रीट लाइट्स चमकने लगीं और सूरज पहले से कहीं अधिक चमकने लगा। जब बैगल शहर लौटा तो उसका स्वागत एक सच्चे नायक की तरह किया गया। निवासियों ने पाई, नींबू पानी और नृत्य के साथ एक उत्सव का आयोजन किया, और बैगल हमेशा की तरह अपने दोस्तों के चेहरों पर मुस्कान देखकर खुश था। और इस तरह
हमारे सुपर हीरो पग ने एक बार फिर फ्लफविल को बचा लिया और यह उसकी कई अद्भुत रोमांचक कहानियों में से सिर्फ एक है। जादुई कंपास को सक्रिय करने और चमत्कारों की लाइब्रेरी में लौटने का समय आ गया है। लेकिन चिंता मत करो प्रिय श्रोताओं, हम जल्द ही बैगल से फिर मिलेंगे अगली बार तक, और आपके दिलों में हमेशा खुशी की रोशनी चमकती रहे।